स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल बैच साहिद अंसारी में। आइए हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के संपन्न होने के उपरांत कक्षा 10वीं के गणित विषय का प्रश्न पत्र यहाँ पे संपूर्ण रूप से सरल करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले तो समय 3 घंटे दिया गया था और पूर्णा सी हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रश्न पत्र में जो बदलाव हुए थे उसके अनुसार नए ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र यहाँ पे दिए गए हैं। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, अर्थात अथवा वाले प्रश्नों को सरल करना है। तो चलिए यहाँ पहला प्रश्न सरल करते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पर दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a गुणित b बराबर 32 और a b का मान 8 है, LCM ऑफ AB, और SCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे SCF और LCM का जो गुणांक है वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ हम SCF ज्ञात करते हैं, तो SCF बराबर होगा 32/8 के। अब यहाँ से 8 का जब भाग देते हैं तो आपका ये 4 बार कैंसिल हो जाता है, जिससे पहला आंसर हमें इसका 4 प्राप्त हो जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि किसी द्विघात ax² धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान होगा। तो इसका सूत्र जैसा कि हम जानते हैं कि ऋण b/a होता है, तो सी ऑप्शन सही होगा। यदि तीसरा प्रश्न में देख रहे हैं a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, तो इस स्थिति में दोनों समीकरण का हम जानते हैं कि कोई हल नहीं होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा प्रश्न है श्रेणी 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है। तो यहाँ पे आप इस प्रश्न को a + n-1 × d के रूप में हल कर सकते हैं और n का मान ज्ञात कर सकते हैं, जबकि a का मान 3 और d का मान 3 है। इस स्थिति में हम यहाँ पे मान ज्ञात कर ले तो n का मान हमें 9 ज्ञात होता है, जिससे हम इसे कहेंगे कि ये 9वां पद होगा। इसके बाद चलिए 5वां प्रश्न देख रहे हैं। ABC में AB 6 × 3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर है, तब कोण B का मान होगा। पर हम देख रहे हैं जैसा कि जब हम इसे सरल करते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि इसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है। छठवां प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं, दो बिंदुओं A x1 y1 x2 और y2 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी के जो सूत्र जो हम प्राप्त करते हैं उसमें पहला ऑप्शन आपका सही होगा, x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 वर्ग होगा। अब इसके बाद चलिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, जिसमें पहला रिक्त स्थान जैसा कि देखने को मिल रहा है, यहाँ पे प्रत्येक भाज्य संख्या खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन है घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर है 2 हो सकते हैं। द्विघात समीकरण के विविक्तीकर का सूत्र d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac के बराबर होता है। और इसके बाद यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 धन 2n है, तो n का मान जब हम रखते हैं तो यहाँ पर 5 हमें प्रथम पद प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का समान अनुपात सदैव होता है, तो इसका सही आंसर है बराबर होता है। तो हम इसमें लिखेंगे बराबर या समान होता है। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि 1/2 आधार गुणित शीर्ष होता है। इसमें 7वां प्रश्न, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम यहाँ पर छेदक रेखा कहेंगे। तो इस प्रकार से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न थे। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे सही जोड़ी आपको बनाना था, तो सही जोड़ी बनाने के लिए आपको यहाँ पे चूंकि एक धन cot² थीटा बराबर होता है cos² थीटा के, तो इसको हम लिख देते और sec थीटा का मान यहाँ पर sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होगा, और sin² थीटा धन cos² थीटा ये सर्वसमीका है, इसका मान 1 के बराबर होता है। tan 60 का मान जैसा कि हम जानते हैं कि कर्णी 3 के बराबर होता है, और cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा होगा। और यहाँ पर यदि हम sin 48 sec 42 को हल करते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाता है इसका मान, और यहाँ पर भी 1 और 1 2 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन तो यहाँ डी होगा। तो इस प्रकार से ये इसके सही जोड़ियों के सही आंसर थे। इसके बाद चौथा प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं, एक शब्द और वाक्य में उत्तर लिखना है। तो यहाँ चूंकि x
अक्ष में कोई भी हमें प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिल रहा है, केवल y अक्ष में मिल रहा है, तो हम यहाँ पे x अक्ष में यहाँ पे देखते हैं कि कोई रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है, तब उस स्थिति में हम यहाँ पर शून्यक की गणना करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे कोई भी रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए इसका शून्यक होगा 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण y बराबर mx धन 3 में यदि x का मान रख दें हम ऋण 2, तो हम पाते हैं कि और 5 y का मान रख दें तो 5 बराबर ऋण 2m और धन 3 होगा। 3 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2 बराबर ऋण 2m प्राप्त होगा, और m बराबर यहाँ से यदि आप सरल करते हैं तो ऋण 2/2 और कैंसिल करने पर यहाँ पे हमें ऋण 1 प्राप्त हो जाता है। तो हम पाते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर m का मान ऋण 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका जो आंसर है वह होगा भिन्न एवं वास्तविक। चौथा प्रश्न, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो बिल्कुल हाँ, ये सभी वर्ग यदि आप छोटे बड़े वर्ग बनाते हैं तो ये दिखने में एक जैसे होते हैं, तो इसको कहेंगे हाँ होते हैं। पांचवा क्वेश्चन, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं और एक स्पर्श रेखा बनाते हैं, तो केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है, तो इसका आंसर होगा 1 के बराबर। तो इसे हम लिखेंगे 1 बिंदु पर स्पर्श करती है। छठवां प्रश्न है बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x अक्ष के निर्देशांक को जोड़ लेते हैं और उसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे 4/2 अर्थात 2 आ जाएगा। फिर y अक्ष के निर्देशांक जोड़ देते हैं 4 धन 2/2 और यहाँ पे 6/2 अर्थात यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस प्रकार से इसके जो निर्देशांक हैं वह हों 2 एवं 3। तो ये निर्देशांक प्राप्त हो गए। पाइथागोरस का प्रमेय का कथन आपको जैसा कि पता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इसे ऐसा लिख देते हैं, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चलिए अब सत्य और असत्य की बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर b q धन r है और 0 इज लेस देन इक्वल टू r एंड लेस देन b। तो इस कथन को हम कहेंगे कि यह कथन सत्य है। और दूसरा प्रश्न है 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो बिल्कुल कथन यह भी सत्य ही है। तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो यह कथन भी सत्य ही है। और इसके बाद चौथा कथन है 2 ऋण 2 2 ऋण 2 एक समांतर श्रेणी है, तो यह कथन असत्य है। पांचवा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है, तो यह कथन असत्य है। इसके बाद किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पे एक वृत्त खींच लें और इनके व्यास के सिरों पर यदि हम देख रहे हैं कि 2 रेखाएं खींचते हैं तो यह समांतर होती हैं, तो यह कथन भी सत्य ही होगा। तो इस प्रकार से ये सत्य एवं असत्य कथन थे। अब चलिए यहाँ पे हम प्रश्नों को हल करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 दिख रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह का समान वाले स्तंभ वाले में मार्च करना है, तो स्तंभों की संख्या क्या होगी इसमें वो मार्च कर सकते हैं। a बराबर बी क्यू धन r के रूप में। तो यहाँ 616 को इस तरीके से हम निकाल लें 32 गुणित 19 धन 8 विभाजन एल्गोरिथम के आधार पे। तो यहाँ पे फिर 32 का हम यदि एल्गोरिथम के रूप में निकालें तो 8 गुणित 4 धन 0 होगा। और चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंत में यहाँ पे 8 हमें प्राप्त हो जा रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पे SCF 8 होगा। तो जो अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी वह हमारी कुल 8 होगी। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। तो हम कुछ इस प्रकार से इसमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर देते हैं। पहले 5005 को हम अभाज्य गुणनखंड निकाल ले तो 5
और 1001 के रूप में आता है, फिर 7 और फिर 143 और फिर 11 और 13 के रूप में। तो अंत में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अभाज्य गुणनफल हमें प्राप्त होते हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे संख्याओं 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं यहाँ पे तो पाते हैं कि 6 का गुणनखंड हमें 2 गुणित 3 के रूप में मिलता है। इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणित 3 की घात 1। 72 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 अर्थात 3 2 की घात 3 और 3 की घात 2। इसी तरीके से 120 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 और गुणित 3 गुणित 5, 3 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब यहाँ पे हम सभी की अधिकतम घात ले लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले 2 की घात अधिकतम है 2 की घात 3 और 3 की अधिकतम घात 3 की घात 2 है और इसी तरीके से 5 की अधिकतम घात हमें देख रहे हैं कि 1 है। और हम यहाँ पे एलसीएम यदि निकालते हैं तो इनकी अधिकतम घात को लेकर चलते हैं और यहाँ पे इसे हम सरल कर देते हैं। तो 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 गुणित 5, तो इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होता है 360 के बराबर। चलिए इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है उसको देखते हैं। जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी और अतः गुणनखंड में हमें 5 आना चाहिए जो कि असंभव है। और ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 4 की घात n बराबर 2 की घात 2 होता है और इसकी घात n अर्थात 2 की घात 2n हो जाता है। तो केवल 2 ही यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। अंक गणित के आधार पे जो मूलभूत प्रमेय है वह कहता है कि 4 की घात n के लिए गुणनखंडों में 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। जैसे कि हम देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8 के शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शून्य किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। यहाँ इसके गुणनखंड निकाल ले, हम गुणनखंड निकालेंगे तो हम ऋण 2 को लिख सकते हैं ऋण 4x धन 2x के रूप में और यहाँ से उभयनिष्ठ ले लें x को और यहाँ से 2 को ले लें तो यहाँ पे हमें x ऋण 4 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाता है और यहाँ पे प्राप्त होता है x धन 2। इस प्रकार से यहाँ से शून्य ज्ञात करना है तो इसके बराबर शून्य रखेंगे और x ऋण 4 बराबर शून्य, x बराबर 4 हो जाएगा और x धन 2 बराबर शून्य और x बराबर ऋण 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा में, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अथवा में दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल ऋण 3 और ऋण 2 हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसके बहुपद मान लेते हैं कि ax² धन bx धन c होगा और यहाँ पे शून्यक अल्फा और बीटा है। तो इस स्थिति उनका जो योगफल है वह अल्फा धन बीटा के बराबर है। तो अल्फा धन बीटा बराबर ऋण 3 हमें ज्ञात है और इससे हम यहाँ पे ऋण b बटे a बराबर ऋण 3 बटे 1 रखेंगे और यहाँ पे b और a को अलग अलग लिख दें यहाँ पे और 3 और 1 को यहाँ पक्षांतर करके लिख दें। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 होता है तो इसका मान c बटे a के बराबर होता है। a को हम पक्षांतर कर दें 2 के स्थान पे और 2 को a के स्थान पे तो यहाँ पे पाते हैं c बटे 2 बराबर a बटे 2। इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करके देखें तो यहाँ पर a का मान 1 और b का मान 3 और c का मान हमें यहाँ से 2 प्राप्त हो जाता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि बहुपद होता है ax² धन b धन c बराबर, तो इसमें हम a b c के मान रख दें और मान रखने पर हमें प्राप्त होगा x² धन 3x धन 2। इस प्रकार से हम बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद ऋण 81 है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो समांतर श्रेणी है उसमें प्रथम पद a बराबर 21 है और इसका सार्वंतर d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर प्राप्त होगा ऋण 3 के और nवां पद हमें ज्ञात करना है और an का मान ऋण 81 हमें ज्ञात है। तो चूंकि हम जानते हैं कि nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी के, तो मान रखने पर यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, सरल करेंगे, सरल करने पर जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे सरल करने पर हमें n का मान 35 के बराबर प्राप्त हो जाता है। चलिए अब इसके अथवा में जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो अथवा में जो प्रश्न है श्रेणी 7, 13, 205 में पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए श्रेणी में प्रथम पद a बराबर 7 है और सार्वंतर d बराबर 13 ऋण 7 अर्थात 6 के है। माना समांतर श्रेणी में n पद हैं, तब इस स्थिति में
एन पद का सूत्र जैसा कि हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहाँ पे हमने इसका मान रख दिए। अब यहाँ पे मान रखने पर जैसा कि हम पाते हैं यहाँ पे सभी का मान रखने पर पक्षांतर करेंगे, सरल करेंगे और इससे हमें एन का मान 34 प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि 10वां नंबर पे देख रहे हैं आप, यहाँ पर ए पी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए बराबर ऋण 1.25 और सार्वंतर डी बराबर ऋण 0.25 है। तो इसको इस तरीके से कुछ सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं ए बराबर ऋण 1.25 है और डी का मान दिया गया है प्रथम पद, और जब हमें ज्ञात है तो प्रथम पद हम लिखते हैं ए के रूप में, द्विपद लिखते हैं ए प्लस डी के रूप में और तृतीय पद लिखते हैं ए प्लस 2d के रूप में। तो क्रम से हम यहाँ पे मान रखते चलें, मान रख के सरल कर दें तो यहाँ पे द्वितीय पद भी प्राप्त हो जाता है ऋण 1.50, और यदि तृतीय पद देखें तो यहाँ पे मान रखने पर इसमें ऋण 1.75 प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से यदि हम चौथा पद ज्ञात करना चाहें तो चौथा पद भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये चौथा पद ए प्लस 3d है और इससे सरल करेंगे तो ऋण 2.0 प्राप्त हो जाता है। चलिए इसके अथवा में जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ए पी 3 1 ऋण 3 के अगले 4 पद लिखना है। तो यहाँ पर चूंकि जो हमारे पास श्रेणी दी गई है उसमें प्रथम पद ए बराबर 3 और डी का मान 1 ऋण 3 बराबर ऋण 2 है, और अगले 4 पद लिखने के लिए हम यहाँ पे क्रम से ऋण 2 को प्लस करते जाएंगे। तो देख रहे हैं हम अंतिम पद यहाँ पे हमारे पास जैसा कि दिया गया है ऋण 3 है, तो ऋण 3 में पहले हम यहाँ पे ऋण 2 योग करें तो ऋण 5 होगा, फिर ऋण 5 में ऋण 2 का योग करें तो ऋण 7, और ऋण 2 में ऋण 2 का ऋण 9, और ऋण 9 में ऋण 2 का योग करें। यदि योग करते हैं तो यहाँ पे 11 हमें प्राप्त होगा ऋण 11 के रूप में। 11वां नंबर का प्रश्न जैसा कि हमें दिख रहा है चित्र में कि आकृति दी गई है और डी समांतर बीसी का, तो ईसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे आकृति में आपको एक त्रिभुज एबीसी दिखाई दे रहा है, जिसमें एबीसी त्रिभुज में आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें एक भुजा समांतर है डीई बीसी के। तो इसके अनुसार थेल्स प्रमेय हम कह सकते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC होता है। अब चूंकि यहाँ AD और DB का मान और AE का मान ज्ञात है तो EC का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ही हम मान रखते हैं यहाँ पर तो 1.5 बटे 3.0 बराबर 1 बटा EC। तो इस तरीके से यदि हम सरल करें तो 30 बटे 15 बराबर हमें 2 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। अथवा प्रश्न देखते हैं किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR क्रमशः E और F पर स्थित हैं, तो P बराबर 3.9 सेंटीमीटर और EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताना है कि क्या EF और QR समांतर हैं, स्पष्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम सरल कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पे PE और EQ का यदि मान निकालते हैं तो 3.9 बटे 3 बराबर 1.3 बटे 1 प्राप्त होगा, और इसी तरीके से PA बटे FR का यदि अनुपात निकालते हैं तो 3.6 बटे 2.4 अर्थात 1.5 बटे 1 के बराबर प्राप्त होगा। इनको क्रम से समीकरण 1 और 2 दे दें और देखें हम कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं अनुपात। तो देखते हैं कि दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं हैं, और इससे हम कह सकते हैं कि EF त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR को एक ही अनुपात में विभाजित नहीं करती है। इसलिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से EF और QR एक दूसरे के समानांतर नहीं होगा। चलिए अब अगला प्रश्न 12वां नंबर का देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है x और y में एक संबंध ज्ञात करना है जिसमें XY बिंदुओं 7 1 और 3 5 से संदूरस्थ हो। तो इस प्रकार से हम इसे सरल कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे P का मान हम XY के रूप में ले लें और A का मान 7 1 और B का मान 3 5। तो PA बराबर PB और इसका वर्ग करने पर PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। PA का मान जैसे कि हम दूरी के सूत्र से जानते हैं कि करनी के बराबर होता है, तो यहाँ पे वर्ग लगाने पर करनी हट जाती है और x2 माइनस x1 और धन y2 माइनस y1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे यदि मान रख देते हैं तो इस प्रकार से हमने मान रख दिए, और मान रख के यदि हम सरल करते हैं तो यहाँ पे हम पाते हैं कि यहाँ x ऋण y बराबर 2 एक हमें वांछित संबंध प्राप्त हो जाता है। चलिए इसके अथवा में प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अथवा में बिंदु ऋण 5 7 और ऋण 1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सवाल आया था। तो इसके लिए हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र करनी x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग होता है। यहाँ पे जैसे ही हम मान रखते हैं तो मान रखने पर हम पाते हैं कि इसको सरल करते हैं और यहाँ पे हम
प्राप्त कर लेते हैं 4 कर्णी 2 के बराबर दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो चलिए इसे हम सरल करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 4-3 और 8-5 बिंदु है। मान लीजिए कि वह बिंदु आपका PXY है। विभाजन सूत्र जैसा कि हम जानते हैं ये होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y का मान m1 y2 प्लस m2 y1 होता है बटे m1 प्लस m2। चलिए इसमें मान रखते हैं। तो जैसे ही हम मान रखते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पे हमने मान रखा और इसको सरल किया तो यहाँ पे x का मान 7 के बराबर प्राप्त हो जाता है। और इसी तरीके से जब हम y में मान रखते हैं तो यहाँ पर y2 y1 के मान रखने पर और m1 m2 के मान रखने पर हम पाते हैं y का मान 3 के बराबर। तो जो बिंदु है PXY तो x और y का मान क्रम से यहाँ पे मिल जाता है 7 3 के बराबर। अब इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है उसको देखते हैं। यदि बिंदु 6-1 B8-2 C9-4 और D P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमने एक चित्र यहाँ पे बना लिया है और इस चित्र को यदि हम सरल करते हैं तो हम पाते हैं कि इस चित्र में देखते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें इनके विकर्ण क्रम से AC और BD एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे जो विकर्ण हैं AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक और विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 होता है और y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। तो इस प्रकार से हम दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे लिख लेते हैं। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 धन 9 बटे 2 और 1 धन 4 बटे 2 और इसी प्रकार से 8 धन P बटे 2 और 2 धन 3 बटे 2 होगा। और इस तरीके से यदि हम क्रम से सरल करें तो P का मान 15-8 बराबर 7 हमें प्राप्त हो जाता है। तो आपको केवल इसको और इसको लेके हल करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से P का मान आपको 7 के बराबर मिल जाता है। अब चलिए 14वां प्रश्न जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, 14वें प्रश्न के अनुसार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यदि साइन A बराबर 3/5 हो तो tan A का मान परिकलित कीजिए। तो कुछ इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों कि यदि साइन A का मान आपको दिखाई दे रहा है 3/5 है तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण का मान हमें ज्ञात है। तो हम यहाँ पे लंब और कर्ण के मान क्रम से लिख देते हैं और फिर इसके बाद हम यहाँ पे आधार का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होगा जो कि इस सूत्र के आधार पर होगा और इस सूत्र के आधार पे हम पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग जब करते हैं मान रखते हैं तो हमें आधार का मान 4 प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से tan A बराबर लंब बटे आधार, तो 4 लंब है और 3 लंब है और 4 आधार है। तो इस प्रकार से हमें 3/4 इसका हल प्राप्त हो जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न इसी के अथवा में जो दिया गया है उसे हम सरल करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध करिए कि A धन B बराबर 90 अंश होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे tan A बराबर cot B ज्ञात है और चूंकि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है तो यहाँ पे कॉट थीटा का मान tan 90 माइनस थीटा अर्थात tan 90 माइनस बी हम रख लेते हैं। और यहाँ से हम देखें कि tan से tan यदि हटा दिया जाए तो तुलनात्मक रूप से a बराबर 90 ऋण b प्राप्त होगा और b का यदि हम पक्षांतर करते हैं तो a धन b बराबर 90 प्राप्त हो जाता है जिससे यह सिद्ध हो जाता है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष 1 ऋण 1 ऋण 4 6 और ऋण 3 ऋण 5 हैं। तो यहाँ पे इसको हम सरल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे शीर्ष क्रम से ज्ञात हैं हमें बिंदु ABC। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का यदि हम सूत्र रखते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2। मान रखने पर यहाँ पे क्रम से ये x1 x2 और x1 x2 और x3 के मान होंगे और यहाँ पे y2 y3 के मान होंगे। अब चलिए मान रखते हैं। तो जैसा ही हम मान रखते हैं तो यहाँ पे पाते हैं इस प्रकार से मान रखकर और इसे हम यदि आगे सरल करते हैं तो सरल करने पर हमें इसको कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ 24 वर्ग मात्रक के रूप में हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। चलिए इसके बाद इसके अथवा k का मान ज्ञात करना है। यदि बिंदु A 2 3 4 1 और C 6 ऋण 3 हैं संरेखीय हैं तो यहाँ पे संरेखी की जो शर्त है
उसके अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह 0 के बराबर होता है। तो क्रमशः जो बिंदु दिए गए हैं उसके मान हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख देते हैं, जैसा कि यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा हुआ है। जैसे ही हम मान रखते हैं और सरल किया, सरल करने पर आपको 4 के बराबर 0 अर्थात के का मान 0 के बराबर प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना है। तो करनी 2x² धन 7x धन 5 करनी 2 को हम गुणनखंड विधि से सरल करेंगे। यहाँ पे हमने गुणनखंड विधि से सरल किया। ये जो हम देख रहे हैं कि करनी 2 और करनी 2 का गुणा होकर 2 प्राप्त हो जाएगा, 2 पंचे 10 प्राप्त होगा, अर्थात गुणा करने पर हमें 10 प्राप्त हो जाए और जोड़ने घटाने पर 7 प्राप्त हो जाए। ऐसी कोई दो संख्याएं लेना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे दो संख्याएं ले लिया है। यहाँ पे 2x धन 5x के बराबर, तो आप यहाँ पे 7x के स्थान पे 2x धन 5x रख दीजिए और क्रम से इनकी जोड़ी बना दीजिए। इसकी जोड़ी और इसकी जोड़ी बना लीजिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जोड़ी में से यहाँ पे कुछ उभयनिष्ठ निकल सकता है, तो यहाँ पे करनी 2x निकल सकता है और यहाँ से 5 निकल सकता है। तो जैसे ही हमने करनी 2x निकाला है तो x धन करनी 2 बचेगा और x धन करनी 2 को सार्वभौमिक लिखते हुए यहाँ पे बचेगा करनी 2x धन 5 के बराबर। अब ये क्रम से गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। अब यदि हम इनका मान 0 के बराबर रखते हैं तो इससे शून्य मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं x धन करनी 2 बराबर 0, तो x का मान ऋण करनी 2 मिलेगा। और इसी तरीके से करनी 2x धन 5 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से ऋण 5 बटे करनी 2 के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे दोनों शून्यक प्राप्त हो जाते हैं। अथवा में जो प्रश्न दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, द्विघात समीकरण 2x² धन k x धन 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात करना है जिससे उसके दो मूल बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो शर्त दी गई है उसके आधार पे यदि हम जो हमारा द्विघात समीकरण उसकी तुलना कर दें तो ABC का मान प्राप्त हो जाता है। और जो शर्त है उसके आधार पे दोनों मूल बराबर हैं तो D का मान 0 के बराबर होता है, अर्थात जो विभक्तिकर है उसका मान 0 के बराबर होगा। और जैसे ही हम 0 के बराबर रखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर B का वर्गण 4AC और ABC का मान रखने पर K का वर्गण 24 यानी K का वर्ग बराबर 24, और इससे हमें K का मान धन ऋण करनी 24 प्राप्त होगा। और अंत में इसको और सरल करेंगे तो यहाँ पर जो अंत में मान निकल के आएगा कि का वह धन ऋण तो करनी 6 के बराबर प्राप्त होगा। चलिए इसके बाद 17वां प्रश्न, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। ऐसी संख्याएं हम देख लें, जैसे कि यहाँ पे दिख रही हैं 102, 105, 108, ये सभी 3 से विभाज्य हैं। इसके आधार पे अंतिम संख्या 999 होगी। और जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे क्रम से यहाँ पे A का मान आपको दिखाई दे रहा है 102 है और D का मान दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर हमें यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाता है और अंतिम पद यहाँ पे 999 है। और यहाँ पे जो 90 पद का सूत्र है उसके आधार पे जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमने 90 पद का सूत्र रखा और मान रख दिए, मान रख के सरल किए और सरल करने पर हम पाते हैं कि n का जो मान है वह 300 के बराबर प्राप्त हो जाता है। इसके अथवा में जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमें वह nवां पद n का मान ज्ञात करना है जिसके लिए दोनों पद बराबर होते हैं। तो यहाँ पहली जो श्रेणी है उसमें क्रम से हम देख लेते हैं कि a का मान 63 और d का मान 2 के बराबर प्राप्त होता है, और दूसरी श्रेणी में हम a का मान 3 और d का मान 7 प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार जैसे कि देख रहे हैं कि ये दोनों श्रेणी का nवां पद बराबर होंगे, तो प्रथम श्रेणी का nवां पद और द्वितीय श्रेणी का nवां पद। इसके लिए हम पाते हैं कि जो सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र के आधार पे हमने दोनों के nवां पद का मान रख दिए और यहाँ पे हमने सूत्र में मान रखा। तो यहाँ क्रम से मान रखने पर हम पाते हैं इस प्रकार से, और इसका सरल करने पर अंत में n का मान हमें यहाँ पे 13 प्राप्त हो जाता है। तो इसे आप बिल्कुल आसानी से सरल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सरल कीजिएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, जैसा कि यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है और चित्र में जैसा कि हम देख रहे हैं कि यदि कोई रेखा ABC की भुजाओं AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध करना है AD बटे AB बराबर AE बटे AC होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे चित्र में जैसा कि दिखाई दे रहा है, चित्र बना हुआ है और इसमें एक रेखा DE BC के समानांतर है। और इसको हम यदि सरल कर लेते हैं पाइथागोरस यहाँ पे थेल्स प्रमेय के कथन के अनुसार, जैसे कि हम जानते हैं कि एक भुजा के समांतर यदि दूसरी रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाएं शेष अनुपात
समान अनुपातों में विभाजित होती हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे सिद्ध करना था कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC है, और ये जो हमें ज्ञात है त्रिभुज ABC डी समांतर है BC के, और थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटे DB बराबर AE बटे EC होता है। तो इसके आधार पे यदि हम इसको पलट दें तो DB बटे, इसको लिखेंगे AD बराबर EC बटे AE। अब चलिए इसमें एक का योग करते हैं दोनों पक्षों में, तो एक का योग करने पर हम पाते हैं इस तरीके से, और इसका लघुत्तम लेते हुए सरल करते हैं तो DB बटे धन AD बटे AD और EC धन AE बटे AE मिल जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि AB मान होता है यह DB और AD का योग करने पर AB के बराबर, और EC और AE का योग करने पर हमें AC के बराबर प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हम ऊपर चित्र में देख रहे हैं। और इसके बाद यदि हम इसका मान लिख देते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है AB बटे AD बराबर AC बटे AE, और इनको पलट देते हैं तो AD बटे AB बराबर AE बटे AC हमें प्राप्त हो जाता है, जिसको सिद्ध हो जाता है। चलिए इसके अथवा में जो प्रश्न है वो सरल करते हैं। एक समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB और DC समांतर हैं, और इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO होगा। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, और इसमें आपको यहाँ पे दो इसके विकर्ण दिखाई दे रहे हैं जो बिंदु O पर हमें प्रतिच्छेद करते हैं। और यहाँ पे हम यहाँ पे एक रचना करते हैं, सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO के होता है, और रचना करेंगे हम O से होकर AB और DC के समांतर एक रेखा OE खींच लेंगे, और जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसके बाद यहाँ पे AD को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब यहाँ पे उत्पत्ति देखते हैं त्रिभुज ADC में, जैसा कि हम देख रहे हैं कि OE और DC ये आपस में समानांतर हैं। तो आधारभूत प्रमेय या थेल्स प्रमेय के आधार पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं E बटे ED बराबर AO बटे CO, समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं। और इसी प्रकार त्रिभुज ABD में हम पाते हैं कि OE और AB समानांतर हैं, तो ये रचना से तो हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के आधार पे AE बटे ED बराबर BO बटे DO। समीकरण 1 और 2 की यदि तुलना करें तो लेफ्ट हैंड साइड आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो इस ऑब्वियसली इसके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो राइट हैंड साइड जैसा कि बराबर हैं, तो यहाँ पे हम AO बटे CO बराबर BO बटे DO लिख देंगे। अब यहाँ पे चूंकि हम ये BO और CO का स्थान परिवर्तन कर दें, तो इससे हमें AO बटे BO और CO बटे DO प्राप्त हो जाता है, जो सिद्ध हो जाता है। चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 19 देख रहे हैं। बिंदु A से जो A वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो जैसे कि यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, यहाँ आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है, और इस वृत्त में आप देख रहे हैं कि एक स्पर्श रेखा है, और यहाँ पे एक लंब खिंचा हुआ OP, और इसमें OQ का मान 5 सेंटीमीटर और QP का मान 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है, और समकोण त्रिभुज OPQ में जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करते हैं, तो OQ बराबर OP का वर्ग धन PQ का वर्ग होगा, और मान रखेंगे तो 5 का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन 4 का वर्ग, और इसे हम सरल कर दें और पक्षांतर कर दें। सरल करके हम पाते हैं कि यहाँ पे 25 ऋण 16 बराबर 9 बराबर 3 का वर्ग प्राप्त हो गया, और यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा, 3 का वर्ग हट जाएगा, तो यहाँ पे OP बराबर 3 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने ये 3 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या प्राप्त कर ली है, तो इसे हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। चलिए इसके अथवा में जो प्रश्न है, दो संकीर्णित वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यहाँ पे हम जानते हैं कि वृत्त की किसी जीवा से किसी वृत्त के केंद्र से खींचा जाने वाला लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसके आधार पे हम पाते हैं कि OP लंब है AB पर, और AB बराबर BP के है, और समलंब त्रिभुज यहाँ पे APO और में पाइथागोरस का प्रमेय यदि हम उपयोग करते हैं तो पाते हैं OA का वर्ग बराबर AP का वर्ग धन OP का वर्ग। मान रखें तो मान रखने पर हम यहाँ पे OA का मान 5 और OP का मान 3 रख दें, और इसे सरल कर दें, पक्षांतर कर दें, तो यहाँ पे AP का जो मान है वह 4 प्राप्त हो जाता है। और चूंकि यहाँ पे AP का मान 4 है लेकिन जीवा AB है, तो जीवा की लंबाई दुगनी होगी, तो यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं कि AB बराबर 2AP।
अब इसे हम सरल कर देते हैं। सरल करने पर हम 2 × 4 बराबर 8 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये 19वां क्वेश्चन था। अब चलिए 20वां क्वेश्चन हम सरल कर लेते हैं। 20वें क्वेश्चन के अनुसार रैखिक समीकरण युग्म x धन 3y बराबर 6 और 2x ऋण 3y बराबर 12 को प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि के लिए हम कुछ इस प्रकार से समीकरण को क्रमशः 1 और 2 मान लेते हैं। समीकरण क्रमांक 1 में जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे x निकल रहा है यहाँ से, तो 6 ऋण 3y के रूप में समीकरण 3 इसे डिनोट कर दें। तो x का मान यहाँ से हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो 2 में जैसे ही प्रतिस्थापित करते हैं तो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2x ऋण 3y बराबर 12। x के स्थान पे यहाँ पे हमने 6 ऋण 3y रखा और सरल किया, तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे y का मान 0 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 3 में हम जो y का मान प्राप्त हुआ है उसको रख दें 0 के बराबर, तो 6 ऋण 3 बराबर यहाँ पे 6 ऋण 0 हो जाएगा, जिससे हमें x का मान 6 के बराबर मिल जाएगा। इस प्रकार से x और y के मान क्रमशः 6 और 0 होंगे। चलिए इसके अथवा में जो प्रश्न है उसे सरल करते हैं। जैसा कि दिया गया 2 संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्रमशः मान लेते हैं कि वे संख्याएं x तथा y हैं। प्रश्न के अनुसार दोनों का अंतर 26 और यहाँ पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, तो x बराबर 3y। समीकरण 1 और 2 में यहाँ पे सरल कर दें तो x का मान पहले समीकरण में यदि यहाँ से रख दें तो हमें यहाँ पर y का मान जैसा कि आप देख रहे हैं प्राप्त हो जाता है 13 के बराबर। और यहाँ से हम 13 जो है समीकरण 2 में रख दें, तो जैसे ही हम समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें x का मान यहाँ से मिल जाएगा 13 तिया 39 के बराबर। तो इस प्रकार से हमें 39 प्राप्त हो जाता है। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं, जिसमें प्रश्न दिया गया है कि विलोपन विधि से निम्न समीकरण युग्म को सरल करना है। 3x धन 5y बराबर 8 और 9x ऋण 2y बराबर 7। इसे हमने समंजित कर लिया है। आप इसको समीकरण जैसा कि दिए गए हैं इनको आप इस प्रकार से लिख लें, समीकरण 1 और 2 दे दें। और जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं यदि समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें तो पहले पद बराबर हो जाते हैं और इसको हम आसानी से विलोपित कर सकते हैं घटाने पर। तो इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया और यहाँ से हमने प्राप्त कर लिया 15 2 17 बराबर 17। और इस प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पे y का मान 1 हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए अब इसके बाद हम एक समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में 1 रखने पर हम पाते हैं, इसको सरल करेंगे तो 8 में ऋण 5 बराबर 3 प्राप्त हो जाता है और 3/3 अर्थात x का मान यहाँ से 1 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने y का मान 1 और x का मान 1 प्राप्त कर लिया है। तो ये विलोपन विधि हमने सरल कर ली। अब इसके बाद हम अथवा में पाते हैं अगला प्रश्न, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। 4x धन पी वाई बराबर धन 8 बराबर 0 और 2x धन 2y बराबर धन 2 बराबर 0 है। इसको हम सरल कर लें तो यहाँ क्रम से यदि हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान यहाँ से निकाल लें तो यहाँ से हम a1 b1 c1 का मान निकाल लेंगे और यहाँ से a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे। क्रम से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मान सभी आपको प्राप्त हो जाते हैं 4p 8 और 2 2 2 के रूप में। अब अद्वितीय हल होने के लिए शर्त आप जैसा कि देख रहे हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/a2 के, मान रखेंगे a1a2 b1b2 के, तो क्रम से मान रखने पर हम पाते हैं 4/2 बराबर नहीं p/2 और इसे हम सरल कर दें तो p बराबर नहीं है 4 के प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सरल कर लेते हैं। क्रमांक 22 में जैसा कि हम देख रहे हैं 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और इसे 5:8 में विभाजित करना है और दोनों भागों को माप लिखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इस तरीके से हम यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर का लंबा रेखाखंड एक खींच लेते हैं और यहाँ से हम एक इस तरीके से न्यून कोण बनाते हुए एक हम यहाँ पे AX अक्ष खींच लेते हैं और इस प्रकार से हम यहाँ पे क्रम से इसको 5 और 8 13 भागों में 5/8 करके 13 भागों में विभाजित कर देते हैं और क्रम से 5 और 8 अनुपात में बांटते हैं। तो यहाँ पे 5 अनुपात में और इस तरीके से 8 अनुपात में हम यहाँ पे इसको बांट देते हैं। रचना के पद लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक रेखाखंड यहाँ पे आपको AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर दिख रहा है और यहाँ एक किरण AX खींचना है AB के साथ एक न्यून कोण बनाते हुए। फिर इसके बाद
यहाँ पे इसको हम अंकित कर देते हैं और खंडित कर देते हैं, और इस प्रकार से रेखाखंड को 5:8 में विभाजित करते हुए तो इस तरीके से हम देखते हैं कि AC बराबर 4.7 सेंटीमीटर और BC बराबर 2.9 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होता है, और जो कि समानांतर है। अब देखिए यहाँ पे AC बटे CB बराबर 5/8 हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रम 22 देखते हैं, जिसमें अथवा में हमें ज्ञात है कि एक त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 60 अंश हो, तो फिर एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं क्रम त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो जैसा कि हम यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया, और इसके बाद हम यहाँ पे इसमें 60 अंश का कोण बना दें, और इसमें यहाँ पे एक कटान बिंदु यहाँ पे A पर ले लें, और इस तरीके से हमने यहाँ पे AB 5 सेंटीमीटर ले लिया है, और इस तरीके से A और C को आपस में हम यहाँ पे इसको मिला देते हैं तो त्रिभुज ABC बन जाता है। अब चलिए इसके बाद इसमें हम एक न्यून कोण ले लेते हैं, और न्यून कोण जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से हमें न्यून कोण के रूप में प्राप्त हो जाता है। न्यून कोण हम BX1 X2 X3 X4 इस तरीके से यहाँ पे इसको कटान बिंदु क्रम से प्रकार फैलाकर चाप खींच लेते हैं, और यहाँ से हम देखते हैं कि चूंकि 3/4 अनुपात है तो यहाँ चौथा भाग को हम यहाँ C से मिला देते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे यदि हमने एक चाप खींचा और चाप खींच के यहाँ से हम इनकी दूरी नाप लेते हैं, और पुनः यहाँ से X3 को हम C डैश से मिला देते हैं, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे पाते हैं कि C डैश हमें नया बिंदु मिल जाता है, और इसके बाद हम C पर एक चाप खींच लेते हैं, और इसी तरीके से C डैश पर भी, और इस तरीके से दूरी नाप के यहाँ पे फिर इस भुजा को हम खींच देते हैं, जो कि समरूप त्रिभुज ABC का समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम इसके रचना के पद कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, और इसे हम सरल करते हैं कि त्रिभुज A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज है। रचना से प्राप्त होता है कि यहाँ पर X4C और X3C डैश यहाँ पे एक दूसरे के समानांतर हैं BPT से, और इस तरीके से संगत भुजाएं अनुपात में बराबर होंगी, तो 3/4 इसका मान प्राप्त हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पर हम CA और C डैश A डैश को समानांतर दिखाते हुए त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B C डैश को समरूप बताते हैं, और इससे हमें इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर प्राप्त हो जाता है, जो कि 3/4 होता है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को सरल कर लेते हैं। चलिए अब अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि 23 में लिखा है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पे हम समांतर श्रेणी देख लेते हैं, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सारवंतर D है, तो इस तरीके से इसको सरल कर लें हम, और यहाँ पे हम पाते हैं कि जो हमारा तीसरा पद है वह 16 के बराबर, तो A+2D बराबर 16, और इसी तरीके से यहाँ पे जो सातवां पद है वह देख रहे हैं हम 5वें पद से 12 अधिक है, तो A-5 A5 बराबर 12 धन 12 के बराबर होगा। तो इसके हम तुलनात्मक रूप से देखें तो तुलना करने पर हम पाते हैं कि यहाँ पे इसका मान A7 का मान A-6D और A5 का मान A-4D के बराबर होगा, और इससे सरल कर लेते हैं। यहाँ से A से A कैंसिल हो जाता है, D का मान हमें यहाँ से 6 प्राप्त हो जाता है। जैसे ही हम इसको सरल करते हैं 6 मिल गया, और D का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो A3 बराबर A-2 × 6 बराबर 16 प्राप्त हो जाता है। और इस तरीके से इसको और सरल कर लें तो जैसा कि हम देख रहे हैं A का मान हमें 4 के बराबर मिल जाता है। इस प्रकार से अभीष्ट जो समांतर श्रेणी है वो हम पाते हैं कि 4, और इसमें हम यदि क्रम से D का मान 6 करते जाएं तो 16, 10, 16 और 22 हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से ये समांतर श्रेणी हमें प्राप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अथवा में, जैसे कि आप देख रहे हैं दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि उनके 100 में पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि समांतर श्रेणी क्रम से A+D A+2D और A+n-1 × D है, और दूसरी समांतर श्रेणी B+D B+2D और B+n-1 × D के बराबर है। प्रश्न के अनुसार 100वें पद का अंतर, अर्थात पहली जो समांतर श्रेणी है उसमें AN+n-1 × D और दूसरी B+n-1 × D के बराबर होगा, तो n का मान 100 रख दिए, और जो अंतर है वो 100 के बराबर है। तो जैसा कि यहाँ पे हल करने पर हम पाते हैं कि A ऋण B बराबर 100 प्राप्त हो जाता है। समीकरण नंबर 1 देंगे, और 1000वें पद का अंतर यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, यहाँ पे 1000वें पद का अंतर, यहाँ यदि हम 1000 रख देते हैं n का मान, तो पर देख रहे हैं कि यह
इसका अंतर हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे अंतर ज्ञात करने के लिए जैसे हम इसको सरल करते हैं, तो सरल करके हम पाते हैं कि जो इनका अंतर है a ऋण b बराबर, हमें समीकरण 1 से 100 प्राप्त हो जाता है। तो 1000 पदों का जो अंतर है वह हमें 100 के बराबर मिल जाता है। तो ये था हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र, जिसको कि आपने सरल किया पूर्ण रूप से। एक एक प्रश्न आपको यहाँ पे सरल कराया गया। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के कंटेंट आपके लिए वार्षिक परीक्षा तक उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।